तो आपका कहना क्या है कि जो चुनाव के रिजल्ट होते हैं वो उनका रिजल्ट जो है वो जनता की सोच से आता है या ग्रह चावल की जो नक्षत्र हैं उनकी दिशाओं से आता है? चुनाव का रिजल्ट जो है ग्रहों और नक्षत्रों की चाल से आता है। जैसा ग्रह की स्थिति होगी पब्लिक का मूवमेंट वैसा ही होगा। तो जैसे आपने कहा कि खून खराबा होगा, इसके अलावा और कोई बड़ी घटना जो बंगाल में हो सकती है हाल फिलहाल में? आप बंगाल में आने वाले समय में आप सुनोगे कि किसी नेता का मर्डर हो गया है। भारत की कुंडली में इस समय कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा एक्टिव है? भारत की कुंडली की स्थिति बहुत खराब है भाई साहब। भारत की कुंडली अभी देश की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। अभी आप थोड़ा टाइम रुको, मार्च कंप्लीट होने के बाद आप अप्रैल में आओ तो आपको पता चलेगा कि तो जब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं या जब चुनाव हो जाएंगे, जैसे आपने कहा ममता दीदी की सरकार बन रही है, तो उसके बाद क्या शनि कहीं ट्रांजिट कर रहा है जिससे उनकी पार्टी पर या चुनाव पर कोई असर पड़े? कोई असर नहीं पड़ेगा। बंगाल के चुनाव में आप मुख्यतः दो चीज याद रखना। बंगाल के चुनाव में टेंशन होगा, खून खराबा होगा, सब कुछ होगा। तो गौरव सर, क्या ऐसा होता है कि जैसे बंगाल की कुंडली है वो अलग है और भारत की कुंडली अलग है? आप भारत की कुंडली देखते हो तो भारत कब आजाद हुआ। अब आप बंगाल की कुंडली देखोगे तो बंगाल कब से आजाद हुआ। अभी बंगाल में सबको लग रहा है ना कि बंगाल में सब कुछ ममता के अगेंस्ट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। समस्याएं बढ़ेंगी, बीजेपी वहां बहुत ज्यादा फाइट करेगी, पर एट लास्ट रिजल्ट जो है वो ममता के फेवर में जाएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं बंगाल चुनाव को लेके। देखो, बंगाल में अभी हाल में चुनाव होने वाले हैं, तो बंगाल में सरकार किसकी बनेगी इस बात पर हमें बहुत गौर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी अभी आप न्यूज़ चैनल पर देखोगे तो बहुत सारे इलेक्शन मेमोरियल आएंगे कि इसकी चुनाव सरकार बन रही है, उसकी चुनाव बन रही है, सरकार बन रही है। बहुत सारे तांत्रिकों ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने, गुरुओं ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया है कि इस बार ममता बनर्जी जी सीएम नहीं बन रही हैं। तो ममता बनर्जी सीएम बन रही हैं या नहीं बन रही हैं, इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको समझ में आएगा और बंगाल चुनाव पर हम और भी बहुत सारी चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं, एस्ट्रोलॉजर गौरव तिवारी सर का। नमस्कार सर, राधे राधे। कैसे हैं आप? जी बढ़िया सर। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन यही है कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है? बंगाल में फिर से ममता दीदी की सरकार आएगी, इसमें कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन नहीं है और ये 100% श्योरिटी है। और ये श्योरिटी आप कैसे दे पा रहे हैं? बस श्योरिटी है ग्रह का भी खेल। आप ग्रह के प्लैनेट्स को यदि देखते हो तो अभी राहु का, मंगल का, शनि का और बृहस्पति सारों ट्रांजिट कर रहे हैं। आपको पता है कि शनि पॉलिटिक्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है, मजबूत स्थिति में है। 100% बंगाल में ममता बनर्जी की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई तरह का संशय नहीं है। थोड़े टाइम के बाद जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा। तो क्या आपने ममता दीदी की डेट ऑफ बर्थ आपने एनालाइज करी कि उनके कौन से राहु, कौन सा शनि, कौन सा बृहस्पति कहाँ पर बैठा हुआ है? मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात बताऊंगा। ममता दीदी की कुंडली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप बंगाल की कुंडली देखो। अच्छा। आप देश की कुंडली देखो तो आपको समझ में आएगा कि सरकार फिर से ममता बनर्जी की ही बनेगी। इसमें कोई भी तरह का डाउट नहीं है और संशय भी नहीं है। बोलने का तो लोग कुछ भी बोल देते हैं। अभी आप बिहार चुनाव को देखो, हम लोगों का प्रेडिक्शन पहले से था कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री, आने वाले जो इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, सम्राट चौधरी बनेंगे। बाय प्रॉब्लम वो उनको होम मिनिस्टर बना दिया गया। तो उस कंडीशन में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बन गए, तो वहाँ पर भी डाउट था कि ये पूरा कार्यकाल 26 पार नहीं करेंगे। एट लास्ट वही हुआ, अभी वो राज्यसभा जा रहे हैं। ग्रहों की चाल राजनीति पर निर्भर थोड़ी करती है। ग्रहों की चाल हर एक लोगों को डिस्टर्ब करती है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो आम पब्लिक हो। तो बंगाल के चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर है। तो आपका कहना क्या है कि जो चुनाव के रिजल्ट होते हैं वो उनका रिजल्ट जो है वो जनता की सोच से आता है या ग्रह चावल की जो नक्षत्र है उनकी दिशाओं से आता है? नहीं, चुनाव का रिजल्ट जो है ग्रहों और नक्षत्रों के चाल से आता है। जैसा ग्रह की स्थिति होगी पब्लिक का मूवमेंट वैसा ही होगा। आप खुद पे देखो ना, मैं दूसरों की बात क्यों करता हूँ, खुद पे आप देखो, आप एनालिसिस करो। आपका मूड कभी बहुत अच्छा होता होगा, कभी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता होगा, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता होगा। तो ये सारा आप थोड़ी कर रहे हो,
ये प्लैनेट्स का जो गोचर है, जो आपकी कुंडली में, जो आपके जीवन में वो जो गोचर चेंज हो रहा है, उसके कारण आपको होता है। तो बस वही चीज़ है बंगाल चुनाव में भी। बंगाल चुनाव में खून खराबा बहुत ज़्यादा होने वाला है। अच्छा, बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों का गर्दन कटेगा इस बार। तो वो हिंदुओं का कटेगा या मुस्लिम का कटेगा? आप देखो, इसमें यदि सच्चाई बात करूं तो थोड़ा कड़वा लगेगा। गर्दन तो साहब हिंदुओं का कटेगा, क्योंकि आप यदि हिंदुओं की पार्टी बीजेपी की बात करते हो तो ये मॉरल, अब पहले भी उठा के देखो इतिहास बंगाल चुनाव को, तो कभी भी बीजेपी सामने से खुल करके हिंदुओं को सपोर्ट नहीं की है, सिर्फ इस्तेमाल करती है। मानते हो कि नहीं इस बात को आप? सर मैं कैसे कह सकता हूँ इस बारे नहीं, में? मैं कह सकता हूँ ना, हाँ। क्योंकि आप जब बंगाल चुनाव को देखोगे, पिछले बार जो चुनाव हुआ था बंगाल में, कितना हिंसा हुआ, बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं। तो सब ग्रहों का खेल है। चुनाव, इस बार का चुनाव पिछले बार से भी खतरनाक होने जा रहा है, आप ये समझो। ठीक है, तो जैसा आपने कहा कि खून खराबा होगा, इसके अलावा और कोई बड़ी घटना जो बंगाल में हो सकती है हाल फिलहाल में? आप बंगाल में आने वाले समय में आप सुनोगे कि किसी नेता का मर्डर हो गया है, बड़े नेता का। मेल या फीमेल? मेल। अच्छा, ठीक है। कहीं ना कहीं या तो उसको डिस्टर्ब कर दिया गया, एक्सीडेंट हो गया हो उसका, या हत्या हो जाए, पर किसी न किसी बड़े नेता की मृत्यु होगी। कोई बड़ी समस्या आएगी जिसमें कोई ना कोई बड़ा नेता फंस कर परेशान हो जाएगा। और आप ये किस बेस पर कह पा रहे हैं? ग्रहों की चाल, आप ग्रहों की चाल को तो देखो। तो गौरव सर, क्या ऐसा होता है कि जैसे बंगाल की कुंडली है वो अलग है और भारत की कुंडली अलग है? आप देखो, अब मैं आपको एक छोटा सा, यहाँ पर मैं छोटी सी चीज़ आपको बताऊंगा। आपका अपना डेट ऑफ बर्थ है, हमारा अपना डेट ऑफ बर्थ है, और भी लोग हैं, सबका अपना डेट ऑफ बर्थ है। जी जी। भारत की कुंडली देखते हो तो भारत कब आज़ाद हुआ, उस हिसाब से डेट ऑफ बर्थ निकालते हो। 15 अगस्त 1947। अब आप बंगाल की कुंडली देखोगे तो बंगाल कब से आज़ाद हुआ, बंगाल कब, वहाँ से जब आते हो तो वहाँ से आपको पूरा डिटेल निकल जाएगा। ठीक है। यदि आप देश की कुंडली देखते हो तो अभी 10th हाउस को देखोगे तो 10th हाउस में शनि की भी ट्रांजेक्ट है, राहु का भी इंटरफेयर है, मंगल की भी दृष्टि है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव करेगी। पर जैसे अभी बंगाल में सबको लग रहा है ना कि बंगाल में सब कुछ ममता के अगेंस्ट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। समस्याएं बढ़ेंगी, बीजेपी वहाँ बहुत ज़्यादा फाइट करेगी, पर एट लास्ट रिजल्ट जो है वो ममता के फेवर में जाएगा। तो ममता जी कितनी सीटें लगभग ला सकती हैं बंगाल में आपके अकॉर्डिंग? 70+। और बीजेपी को लगभग कितनी सीट मिलेंगी? 30+। कहीं कांग्रेस का भी कुछ नाम आएगा? कहीं कुछ नहीं, वो सब आप उसको साइड ही रखिए आप, कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस के सपोर्टर तो ममता दीदी को वोट करते हैं। आप सोचो तो सही, बंगाल की ये स्थिति है कि हिंदुओं को घर से नहीं निकलने दिया जाता है। क्यों? चुनाव के समय में माहौल इतना खराब हो जाता है। तो बंगाल का चुनाव जो है, यदि ग्रहों की स्थिति को एक आप ज्योतिष प्रारूप से देखते हो तो ग्रहों की स्थिति इतनी खराब है कि लोग भ्रमित रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। तो जो क्षेत्रीय चुनाव है उसमें ज़्यादा वोटर किस कैटेगरी के रहते हैं, हिंदू या मुस्लिम? देखो साहब, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप हिंदू और मुस्लिम इस पर आते हो तो आपको ये देखना होगा जनसंख्या किसकी कितनी है जी। आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदू कभी भी खुलकर वोटिंग नहीं करता है। 100% वोटिंग आज तक हिंदुओं की नहीं हुई है। क्या मानते हो कि नहीं आप इस बात को? हिंदू डरता है, मुझे ऐसा लगता है हमेशा डरता है, तो परहेज करता है, सरकार सपोर्ट नहीं करती है जी। अब देखो क्या है कि यहाँ पर जब ग्रह का खेल चलेगा, लोग कंफ्यूज रहेंगे, सरकार कंफ्यूज रहेगी। सरकार में भी बैठे हुए लोग तो व्यक्ति हैं हमारे और आपके जैसे। जी जी। ऐसा तो नहीं है कि उसको भगवान कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिए हो, तो असर तो उन पर भी होगा। तो फिर से वही होगा रिजल्ट। ठीक, बंगाल में सरकार ममता की बनेगी, ममता दीदी की। क्या आपकी नज़र में कोई नया नेता है जिसकी कुंडली अच्छी चल रही हो आज के टाइम में, जो बंगाल में जीत सकता हो और बड़ा नाम उभर कर आए? ऐसा कोई नहीं है, सब पुराना खिलाड़ी ही रहेगा। जितने लोग पुराने हैं वही आएंगे।
भारत का इस समय, भारत की कुंडली में इस समय कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा एक्टिव है? भारत की कुंडली की स्थिति बहुत खराब है भाई साहब। भारत की कुंडली, अभी देश की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। अच्छा। अभी आप थोड़ा टाइम रुको, मार्च कंप्लीट होने के बाद आप अप्रैल में आओ तो आपको पता चलेगा हकीकत। भारत में बहुत सारी चीज़ों की कमी होने जा रही है। भारत में यदि आप देखो तो आगे चल के लोगों को अपना घर चलाने के लिए 10 गुना पैसा खर्च करना पड़ेगा। घर कैसे चलेगा ये भी टेंशन हो जाएगा। अनाज नहीं मिलेगा भारत के लोगों को। डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे, बता रहे हैं, हकीकत से सामना करा रहा हूँ। हकीकत हमेशा, अभी आप एक आईना ले लो, अपने चेहरे को देखो, जो हकीकत होगा वही दिखेगा। तो इसमें डराने वाली कोई बात नहीं है, हकीकत है ये। अभी आप देख रहे हो ईरान, अमेरिका, इजराइल वॉर चल रहा है, जिसके कारण एलपीजी का भी प्रॉब्लम हो गया है, तेल वगैरह का भी संकट हो गया। ये स्टार्टिंग पीरियड है, ये शुरुआती दौर है। अगर ये वॉर खत्म नहीं हुई तो बढ़ता चला नहीं, ये बढ़ता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होने वाला है। ये सिर्फ लग सकता है आपको कि खत्म हो रहा है, खत्म नहीं होगा, ये रुकेगा कुछ टाइम के लिए। बंगाल की भूमि पर कौन सी वो स्टेट एनर्जी है या वो कौन सा हाउस है जो इस समय सबसे ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि एक्टिव है? देखो, मैं आपको बंगाल के बारे में एक चीज़ बताता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए, बंगाल तंत्र का बहुत बड़ा खान है। बहुत बड़ा खान है, तो फैक्ट है। हमारे यहाँ से बंगाल का डिस्टेंस मुश्किल से 200 किलोमीटर है। ठीक। तारापीठ नाम सुना होगा आपने? सुना है। 170 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारे घर से है मंदिर का। कलकत्ता के बारे में भी आपको पता होगा कि प्रथम महाविद्या महाकाली का स्थान है वो। वहाँ की एनर्जी बहुत हाई लेवल की है। आप देखना, बंगाल के लोग में एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। आपको क्या लगता है कि भारत में आप देखो ना, भारत में जितने बड़े बड़े लोग हैं सब एक एस्ट्रोलॉजर और एक तांत्रिक को साथ में लेके चलते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कि लेके नहीं चलता है। आप किसी को भी उल्टा के देख लो, आप सोचो वो हब है तो पूरा सिस्टम कंट्रोल में रहेगा। और वहाँ की मालकिन अभी ममता दीदी है। मैं आपको एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, ज़मीनी हकीकत। दूसरी बात, आप बंगाल जब जाओगे ना, आप देखोगे मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी ममता दीदी को सपोर्ट करता है। तंत्र के फेज में आओ तो पूरा सिस्टम, बंगाल तो तंत्र के लिए ऐसे भी जाना जाता है और उसकी मालकिन ही ममता दीदी है, तो सोचो सब कुछ उसके कंट्रोल में होगा। ममता दीदी का ऐसा कौन सा ग्रह एक्टिव है जिससे उनको हिंदू भी प्यार करते हैं? और सनी पब्लिक पूरा सपोर्ट मिलेगा। यदि सनी उसका एक्टिव नहीं होता तो सरकार में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर किसी पॉलिटिशियन को अगर अपना करियर पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा बनाना है तो शनि को एक्टिव करना बहुत इंपॉर्टेंट। शनि के साथ राहु राजा बना देगा वो। और शनि को एक्टिव करने का क्या तरीका है? देखो, शनि को एक्टिव करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यदि देखा जाए तो आप शनि भगवान को दाहिने पैर की छोटी उंगली पर सरसों का तेल चढ़ाओ। ठीक है। शनिवार के दिन शनिवार के दिन घर के बाथरूम को साफ करो। ठीक है। शनि को यदि अच्छा करना है तो पत्नी से नहीं लड़ना है, कर्म का कारक है वो। शनि जो है कर्म का कारक है। आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हो। शनि को यदि आपको एक्टिव करना है तो आप ये समझो कि आपको अपने विचार में, अपने व्यवहार में पूरा चेंजेस करना होगा। ठीक है। बाकी शनि, सबसे अच्छा उपाय यदि देखा जाए तो बस शनि के मंत्र का जाप करो। राहु केतु का क्या असर रहता है चुनाव में? राहु तो भ्रम है, वो तो पूरा खेल उसी का है। और केतु का कोई रोल नहीं है। केतु का क्या रोल होगा? देखो, मैं आपको रियलिटी समझाता हूँ। पॉलिटिक्स एक बहुत घटिया दंदल है और घटिया जगह पे घटिया लोग ही सरवाइव कर सकते हैं। अच्छे लोग नहीं सरवाइव कर सकते हैं। फैक्ट है। मानते हो कि नहीं आप इस बात को? फैक्ट है। और केतु जो है क्रूर प्लैनेट है, जिसके अंदर राक्षस वाली पूरी प्रवृत्ति भरी हुई है। दिमाग से चालाक होना, दूसरे को डिस्टर्ब कैसे करना है, किससे कौन सा सामान मेरे को कैसे किसका इस्तेमाल करना है, लोगों को बुड़वक कैसे बनाना है, गलत तरीके से पैसा कैसे कमाना है, किसी को भ्रमित कैसे करना है, ये सारा काम राहु का है। पॉलिटिक्स में यही तो चाहिए। और केतु की क्या क्वालिटीज है?
केतु को यदि आप देखो, वो तो धार्मिक ग्रह है ना, केतु को बेस्ट करना है, पूजा पाठ पे ध्यान रखो आप, ठीक है। पूजा पाठ करो। केतु यदि आपकी कुंडली में बढ़िया है तो वो आपको अध्यात्म की ओर लेके जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से अध्यात्म में लीन कर देगा। आप ये समझो दोनों अलग अलग सेक्टर है। और शनि की क्या क्वालिटीज रहती हैं? देखिए शनि का बात ही नहीं करना है। शनि तो सारी चीज, आधे से ज़्यादा कुंडली को शनि कंट्रोल करता है। अच्छा, आप यदि कुंडली को देखो, शनि जहाँ भी बैठता है वहाँ से तीसरे घर, पाँचवें घर और 10वें घर को देखता है। आधे से ज़्यादा कुंडली को तो वो खुद कंट्रोल करता है। शनि तो सबसे इम्पोर्टेंट है। किस हाउस में शनि सबसे ज्यादा जो है वो अच्छा रहता है? 10th हाउस में, 11th हाउस में, बेस्ट उसी का घर है, अष्टम भाव में। तो जब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं या जब चुनाव हो जाएंगे, जैसे आपने कहा ममता दीदी की सरकार बन रही है, तो उसके बाद क्या शनि कहीं ट्रांजिट कर रहा है जिससे उनकी पार्टी पर या चुनाव पर कोई असर पड़े? कोई असर नहीं पड़ेगा। बंगाल के चुनाव में आप मुख्यतः 2 चीज़ याद रखना। बंगाल के चुनाव में टेंशन होगा, खून खराबा होगा, सब कुछ होगा। अब ऐसा भी होगा कि लगेगा कि सरकार बदल रही है, पर एट लास्ट रिजल्ट वही आएगा पुराना वाला। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। और जो ये ग्रह रहेगा ये सिर्फ एक व्यक्ति को प्रभावित करेगा या पार्टी को करेगा या पूरी जनता को ही कर देगा? नहीं तो शनि तो पूरे जनता को प्रभावित करेगा ना। अब देखो ऐसे समझो आप, अभी ममता दीदी की कुंडली को देखा जाए तो शनि जो है बहुत मजबूत स्थिति में है। ठीक है, ठीक है। शनि कार्मिक अकाउंट को देखता है, ये भी आपको पता है जी। शनि रिप्रेजेंट करता है पब्लिक को। ठीक है, ठीक है। राहु इल्यूजन है पर शनि का चेला है। शनि कोई भी तरह का किसी को दंड दे तो वो राहु के माध्यम से देता है। ठीक है। अब देखो शनि जैसे चलाएगा राहु वैसे चलेगा, जनता भ्रमित होगी और वोट फिर से ममता दीदी को पड़ेगा। तो जैसे ममता दीदी के तो आपने कह दिया कि शनि बहुत स्ट्रांग है अभी, क्या उनकी पार्टी का भी शनि स्ट्रांग है? ममता दीदी से ही पार्टी है। आप ये समझो तृणमूल कांग्रेस जो है ये ममता दीदी से ही पार्टी है, आप ये समझो। आप मुझे गौरव जी ये बताएं कि ममता दीदी इतनी बड़ी पॉलिटिशियन बनी कैसे? मतलब वो आज इतने सालों से सीएम है, बंगाल की रानी है। आपको पता है इससे पहले बंगाल में वामपंथी की सरकार थी। अच्छा, वाम दल की सरकार थी। तो चेंजेस आने के बाद क्या हो गया कि जब ममता दीदी सरकार में आई ना तो उसने अच्छा भी किया और बुरा भी किया। वो अपना एक ऐसा वोट बैंक क्रिएट कर चुकी है ना बंगाल में कि जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, और उसका प्लैनेट इतना मजबूत है ना कि इस बार भी सरकार सत्ता से उसको उखाड़ नहीं पाएगी बीजेपी। फिर से वो मुख्यमंत्री का शपथ लेंगी, आप देख लेना। तो उनकी शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआती दिनों में उन्होंने चुनाव में कैसे कदम रखा और सीएम की कुर्सी तक कैसे पहुंचे? अब मैं आपको इस मुद्दे पे एक ही बात बोलूँगा, जो फैक्ट हो उस पर बात करना चाहिए। बंगाल ममता दीदी 20 साल से सीएम है, 32 साल मेरा, बड़ी बात है। 32 साल मेरा एज हो रहा है, 32। अब आप देखो 20 साल से वो सीएम है और 32 साल मेरा एज हो रहा है। तो जब वो सरकार में जब वो आई होंगी तो उसमें मेरा एज 10 साल रहा होगा। आप इसको ऐसे देखो क्या। तो वामपंथी के सरकार आने के बाद क्या था कि लोग परेशान हो गए, उब जाते हैं। आप थोड़ा दिन में सबसे उब जाओगे। ठीक है। पर अभी क्या है ना, ममता दीदी का सबसे बड़ा अस्त्र है तंत्र और एस्ट्रोलॉजी। ऐसा है? हाँ, ये आप याद रखना। दुनिया का कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जब तक वो एस्ट्रोलॉजी और तंत्र को साथ में लेकर नहीं चलेगी कुछ नहीं होने वाला है उसका। कभी ममता दीदी से आपका मिलना हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं। हो सकता है इस चुनाव में हो जाए, क्योंकि टेंशन तो ममता दीदी को भी होगा। ये नहीं कि आसानी से सरकार बना लेगी। इस सरकार को बनाने में अभी तक जितना पापड़ वो बेली हैं उससे ज़्यादा पापड़ उनको बेलना पड़ेगा। बीजेपी बहुत टाइट फाइट देने वाली है इस बार बंगाल में। बीजेपी की कुंडली क्या कह रही है इस बार बंगाल चुनाव के लिए? बंगाल चुनाव के लिए आप फाइट दे सकते हैं, रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। जैसे आप असम का चुनाव होने वाला है, मैं क्लियर करता हूँ, फिर से बीजेपी आएगी। और बंगाल में मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बीजेपी का कहीं कुछ नहीं है, फाइट दे सकते हैं आप। मोदी जी की कुंडली क्या कह रही है बंगाल चुनाव के बारे में? मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मोदी जी के बारे में कुछ बोलना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी का कोई मंत्र काम नहीं करने वाला है इस बार बंगाल में। चाहे वो जितना भी ताकत लगा लें, जितना अच्छा रणनीति तैयार कर लें, कुछ भी कर लें,
कुछ भी काम नहीं करेगा, सारा अस्त्र उनका फेल हो जाएगा। ये आप लिख के लो। आप जादू की नगरी की बात कर रहे हो, तंत्र की नगरी की बात कर रहे हो। बंगाल को आप साधारण समझ रहे हो क्या? साधारण राज्य नहीं है वो। लेकिन अभी तो मोदी जी की ऊपर एक मूवी आई है धुरंधर 2, शायद आपने नाम सुना हो हाँ, उसमें। कुछ नहीं होने वाला है उससे। आज रात में आप लोग देखते हो, लोग मरते हैं, जला के आते हैं लोग, उसके बाद फिर से खाना पीना खाना शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं। मूवी आई 2 दिन देखेंगे, उसका रिएक्शन रहेगा, फिर भूल जाएंगे। लेकिन वैसे आप पर्सनल मुझे बताएं कि बंगाल के हिसाब से और वहाँ की क्षेत्र राजनीति के हिसाब से ज़्यादा बेहतर कौन बंगाल को चला सकता है, देखिए ममता दीदी या बीजेपी? देखिए एक बात बताते हैं, चलाना और सरकार में आना दोनों अलग अलग फैक्टर होता है। ठीक है। यदि आप चलाने की बात करते हैं तो हिंदुओं के लिए बीजेपी बेस्ट है, पर यदि आप क्या कहते हैं सरकार की बात करते हैं तो वहाँ लोकल जो मुस्लिम और लोकल जो बंगाली हैं, हिंदू भी, वो सारे ममता दीदी को सपोर्ट करते हैं। क्या ममता दीदी हिंदुओं को सपोर्ट करती है बंगाल में? 2% भी नहीं, तो भी सरकार बनेगी। आपने थोड़ी देर पहले बोला ना कि हिंदू डरते हैं, तो जब हिंदू डरते हैं तो फिर वो निकलेंगे कैसे? आप देखना इस बार वोट का परसेंटेज। तो जब ममता दीदी हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करती तो हिंदू उनको हमेशा वोट क्यों देते हैं? यही तो प्रॉब्लम है, यहीं पर तो मामला आगे फंसता है। आप गहरी राजनीति है ये। हिंदू मजबूर होके देते हैं, कुछ लोग शौक से देते हैं। हाँ। आप देखो, आप भारत में कितने हिंदू हैं बता सकते हो क्या? मेरे हिसाब से लगभग 60 से 70% हिंदू होंगे। ज़्यादा। आप यदि देखो 80% हिंदू है जी। तो क्या यहाँ और पार्टी को वोट नहीं मिलता है क्या? सबको। अपने हिंदू में बहुत सारा प्रॉब्लम है, आप इस बात को मानो। सबसे पहले इसमें यूनिटी नहीं है। आप एक मुसलमान को एक झापड़ मारो 200 आएगा, हाँ। एक हिंदू को मारो एक भी नहीं आएगा। तो राज कैसे चेंज होगा आप बताओ मेरे को? ग्रह तो यही बताता है ना कि कंफ्यूज कर देगा। और अगर बीजेपी किसी और पार्टी के साथ अलायंस करके कोई फायदा नहीं है उसको। बंगाल में उसका कुछ नहीं चलेगा। बंगाल में बीजेपी का जादू नहीं चलेगा। सीट ला सकती है, पर एट लास्ट वो सीट भी कन्वर्ट हो जाएगा ममता दीदी में, आप देख लेना। ममता दीदी का राजयोग कब तक चलने वाला है? ममता दीदी अभी चलेंगी 30 तक तो चलेंगी, उससे कोई 31 तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। उसके बाद ही उसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। इस साल तो कोई उपाय नहीं है। तो आपने उनकी कुंडली में राजयोग चेक करा? एकदम 100%। कहाँ तक है? अभी वो 32 तक 31-32 तक हिलने वाली नहीं है, उसके बाद ही कुछ होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ममता दीदी इतनी पावर में आ जाए कभी कि पीएम की कुर्सी को टक्कर दे? नहीं, सीएम तक ही रहेंगे। दोनों अलग अलग लेवल है। क्या उन्होंने बंगाल में विकास किया है इस वजह से उनको वोट मिलता है, या उनकी कुछ अलग ही छवि है? अलग ही छवि है। विकास भी नहीं करा? विकास किया है, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते हो कि उन्होंने विकास नहीं किया है। विकास उन्होंने किया है, पर उनकी छवि अलग है। ठीक है। आप ये समझो कि बंदूक के नोक पर बंगाल का चुनाव होता है। जो जितना ताकत में मेजोरिटी होगा वो उतना मजबूत होगा। और आपको पता ही है ममता दीदी लोकल हैं, सीएम हैं। आप प्रधानमंत्री और सीएम की बात करते हैं तो एक राज्य की मालिक तो वो है ना, पूरा सिस्टम तो उनके हिसाब से चलेगा। लेकिन पीएम के पास भी सर बड़ी पावर होती है। ठीक है ना, आप ये कर सकते हो, इमरजेंसी लगा सकते हो सकता है कि बंगाल चुनाव में इमरजेंसी भी लगे। हो सकता है 100% नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि 100% श्योर होने का मतलब होता है कि एकदम होना ही है। पर क्या है कि चांसेस बनता है, हो सकता है मोदी जी तक चला जाए अपना पॉडकास्ट, तो कुछ दिमाग खुले उनका कैसे लड़ना है। मोदी जी के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे आपके? मोदी जी आप ये उपाय करो जिससे कि आपकी पार्टी बंगाल में चुनाव जीत पाए। मोदी जी को बस एक ही मतलब सलाह दूंगा, उपाय करने तो नहीं बताऊंगा। बस एक ही चीज बोलूंगा कि सारी चीजों को ताक पर रखकर काम मत करो। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं, आप खुल के बात कहना ये चाह रहा हूँ कि मोदी जी क्या कर रहे हैं ना कि वो सारी चीजों को दरकिनार कर दे रहे हैं। वो मत करो। आप भगवान नहीं हो, आप पीएम हो देश के। आप आज हो सकता है कि 2027 में आप नहीं रहो। बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि आप 2027 में नहीं रहो, पीएम ही ना रहो। तो जब तक आप पावर में हो तब तक, दूसरा चीज़ गुप्त चीज़ें गुप्त ही होनी चाहिए।
अब मान लो उनको मैं कुछ उपाय बता दूं, मान लो उन तक पहुंच भी गया तो कारगर नहीं होगा, 20% फायदा करेगा, 30% फायदा करेगा। आपने महाविद्या के बारे में सुना होगा। हाँ, 10 महाविद्याएं होती है। सुना होगा जी। आपको यदि चुनाव लड़ना है तो महाविद्या को पकड़ो ना, गुप्त साधना में आओ, तंत्र विधि में आओ। जाते हैं ना वो शिव भक्त हैं, वो जाते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ, वहां जाके वो भक्त तो हम भी हैं, आप भी हैं, जाते तो हम आप भी हैं, उससे क्या मतलब बनता है? जाने से क्या होगा? क्या गुप्त महाविद्याओं में इतनी शक्ति है कि किसी को भी कुछ भी हो सकता? 10 महाविद्या एक ऐसा सेक्टर है कि ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है सर, याद रखना आप। ये मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी असंभव नहीं है। 10 महाविद्या से बड़ी कोई शक्ति मैं मानता ही नहीं है। मैंने इसको प्रैक्टिकल देखा ना। माँ तारा का सेवा मैं करीबन ये समझो 20 वर्ष से कर रहा हूँ। 12-13 साल की उम्र में मैंने दीक्षा लिया था। अब मैं आपको मान लो बोल भी दूँ तो शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। माँ से अपना साक्षात्कार भी है। शमशान पूजा हम लोग करते हैं, और यदि बीमार पड़ जाऊं तो पूरे घर में माँ की आहट सुनाई देने लगती है। ऐसा है, ये रियलिटी है, ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ। यदि बीमार पड़ जाऊं तो पूरे घर में पायल की गूंजने लगती है। ये एकदम रियलिटी है। आप ही को सुनाई देती है? पूरे फैमिली को, पूरे फैमिली को। एक दिन यदि पूजा मिस हो जाए ना तो माँ का पट ऑटोमेटिक अंदर से नॉक होने लगता है। आप सोचो अंदर में सिर्फ माँ बैठी हुई है, कौन नॉक करेगा अंदर से? ये रियलिटी है। पर क्या है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या? उसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। 10 महाविद्या से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। मैं उससे बड़ा किसी को मानता ही नहीं हूँ। 10 महाविद्या में यदि एक महाविद्या पे यदि आपका कंट्रोल हो गया, वो कोई डाउन करने वाला नहीं है। और वो कंट्रोल कैसे होता है? 10 महाविद्या का साधना। मेरे को आपसे कुछ चाहिए तो कैसे मांग सकता हूँ? गर्दन पे बंदूक रखकर? नहीं ना, प्यार से मना कर। वाम पद्धति से। आपको पता होगा कि जितनी भी उग्र देवियाँ हैं सबका पूजा वाम पद्धति से होता है। 5 मोह से माँ का पूजा होता है। मांस, मछली, मदिरा, मधु और मुद्रा। फिर से बताइएगा। मांस, मछली, मधु, मुद्रा और मदिरा। तो मांस से किस का होता है? महाविद्या। किस माता? महाकाली, तारा, ठीक है, छिन्नमस्तिके, ठीक है, धूमावती। सभी का ही होता है? नहीं, सभी का नहीं होता है। जैसे माँ बगलामुखी हैं तो सात्विक हैं, उनका नहीं होता है। उनका किससे होता है? सारा वैदिक सिस्टम से। मांस मछली का वहाँ कोई मतलब की जरूरत नहीं है। माँ कामाख्या सब कुछ चढ़ता है। मांस, मछली, मधु, मुद्रा सब कुछ चढ़ता है। सब कुछ चढ़ता है। हम लोग जो शमशान पूजा करते हैं तो सब कुछ चढ़ता है। मांस, मछली, मधु, मुद्रा, मदिरा सब चढ़ता है। नहीं करेंगे, यदि वो नहीं चढ़ाएंगे तो पूजा ही संपन्न नहीं होगा। वाम पद्धति एक अलग सेक्टर हो गया ना। वाम पद्धति देखो, ऐसे आप समझो, महाकाली को आप देखो, माँ तारा को देखो, आप बगलामुखी को देखो, आप भैरवी को देखो, आप धूमावती को, ये सब उग्र देवी हैं। और उग्र देवी को का आराधना हमेशा वाम पद्धति से किया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज मैंने देखा है, बहुत सारे ब्लॉग में मैं देखता हूँ कि लोग साधना देते हैं, आप साधना करो। लोग बताते हैं कि ऐसे ओपन होके सारा चीज दिखाते हैं, पर रियलिटी फैक्ट बात बताऊं, साधनाएं हमेशा गुप्त रहती हैं। आजकल लोग करण पिशाचनी वगैरह भी सिद्ध कुछ नहीं है। ये कर्ण पिशाची सिर्फ दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए है, कुछ नहीं है, नथिंग, सिर्फ बोलने का है। अब जैसे जब कोई 10 महाविद्याओं में सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो क्या असीम शक्तियां उसके अंदर आ जाती हैं? सबसे पहले वाक सिद्धि। ठीक है। जो बोलोगे आप वही होगा, सत्य हो जाता है। सत्य होना ही होना है, कोई नहीं काट सकता। इस पे एक छोटा सा आपको स्टोरी सुनाता हूँ। जी जी, अच्छा लगेगा, रियलिटी है। तारापीठ में माँ तारा के साधक थे वामदेव, वामाचरण चट्टोपाध्याय। माँ उनको अपने जांग पर उनका सर आता था और माँ उनको सुलाती थी बेटे की तरह। और ये रियल बेस्ड स्टोरी है। मंदिर से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में उनका घर है। तो कलकत्ता का एक व्यवसायी था,
संतान नहीं था उसको, किसी ने सजेशन दिया कि आप रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ। वहाँ गए, मिले उनसे, उनको कहा उन्होंने कि सब बाबा मेरे को संतान नहीं है, कुछ ऐसा करो कि संतान हो जाए। बोला ठीक है, माँ से आज्ञा लेता हूँ। माँ के सामने बातों को रखे, माँ संतान नहीं है इसको। थोड़ी देर के बाद जवाब आया, बेटा इसकी कुंडली में, इसके जीवन में संतान का योग ही नहीं है, कैसे होगा संतान। समझना बात को, बहुत बारीकी बात है। रामकृष्ण परमहंस जी ने भी वही जवाब उसको दिया, वो वापस हो गया निराश होकर। फिर किसी ने बताया कि आप तारापीठ चले जाओ, वहाँ वामदेव मिलेगा, एक बार उनके पास जाओ। संतान की चाहत किसी को कहीं भी खींच कर लेके चली जाती है। तारापीठ पहुँचे, खोजना शुरू किए, बहुत लोगों से पूछा, तो किसी ने बताया कि जाओ शमशान के में मुर्दा के ऊपर एक व्यक्ति बैठा होगा, वही वामदेव है। जब वो शमशान गए, कभी मौका मिले तो जाना आप तारापीठ शमशान। आज भी किसी की हैसियत नहीं है, साइंस भी फेल है, द्वारिका नदी अपोजिट चलती है, अपोजिट डायरेक्शन में। आप नेट पे भी सर्च कर लेना। और आज तक उस शमशान पे दीवार नहीं पड़ पाया। जब जब दीवार दिया गया बहुत लोग मरे, वैसा है, बहुत लोग मरे, एक बार में 100-125 लोग मरे थे। उसको आप बाउंड्री नहीं कर पाते हैं। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक व्यक्ति मुर्दा के ऊपर बैठा हुआ है और मुर्दा के मांस को नोच के खा भी रहा है और पूजा भी कर रहा है। ये जाके वहाँ ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बाबा ने पूछा क्या बात है बताओ। तो बाबा आपसे मिलना था। तो ये गाली गलौज करके भगाना शुरू कर दिए, भागो मारो, फिर इसको डंडा से मारा। एट लास्ट वामदेव ये पूछ लिए कि बताओ क्या परेशानी है। बोला बाबा संतान नहीं है मेरे को। बोला जा, हो जाएगा, जल्दी जा यहाँ से, हो जाएगा। वहाँ से वो चला गया। रात हुई, 11 बजे के बाद तारा माँ शमशान में निवास करती है। आप ये समझो कि 11 बजे के बाद तारा माँ शमशान में पूरा मूवमेंट करती हैं, घूमती हैं। आंगन है वो, माँ का गोद है वो, ऐसा है, ऐसा ही है हर एक शमशान में। हर एक शमशान नहीं, तारापीठ शमशान की बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो कोई, आप उसको देखो, शमशान 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक शमशान हो गया आप जिसको कहते हो कि ऑलरेडी वहाँ पहले से वो शक्ति शमशान है। पर ये जो है ना, ये सिद्ध शमशान है तारापीठ। इसको वामदेव सिद्ध कर दिए हैं, ठीक है। माँ यहाँ विचरण करती है रात में, आप कभी भी जाओगे अनुभव होगा। मैंने अपनी 1.5 महीने की बेटी को लेके पूरा शमशान घूमा भाई। माँ के सामने, माँ के शमशान में, वहाँ चिता के सामने उसको प्रणाम करवाया। मैं आपको खुद का बता रहा हूँ। जब ये यहाँ से चली गए और रात में माँ आई और माँ के जांग पर वो अपना सर रख के सोए थे, तो बोले माँ एक बात बताऊं। बोला बोल बेटा। माँ एक आदमी आया था, मैंने उसको कह दिया कि जा तेरे को संतान हो जाएगी। बोला बेटा तूने क्या कर दिया। वो तुम्हारी मौसी के पास भी गया था। तो मौसी ने कहा कि प्रकृति से विरुद्ध होकर संतान नहीं दे सकती, ठीक है। ये सुनने के बाद ये उठे और मारना शुरू कर दिए। जब मारना शुरू कर दिए तो थोड़ी देर के बाद माँ ने कहा रुक जा रुक जा रुक जा, जा उसको हो जाएगा। नेट 1 साल के बाद उसको संतान हुई। फिर से गया वो रामकृष्ण परमहंस के बाद। ये रियल स्टोरी है। उन्होंने कहा आपने तो कहा था कि संतान नहीं होगी, देखो मैं तारापीठ गया था, हो गया। अब वो भी शर्मिंदा हो गया। माँ तुमने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। माँ से पूछा उन्होंने, माँ ने कहा बेटा तू, तेरा जो मौसेरा भाई है ना बामा खेपा वामदेव, पता है उसने क्या किया। माँ ने पूरा पीठ रामकृष्ण परमहंस को दिखाया, तो उसमें डंडे का, लाठी का जो मारा था वो पूरा दाग था। बहुत जिद्दी है। तो कहने का मतलब ये है ना कि आप ये समझो कि जो कुछ आपको किधर से भी नहीं मिलेगा, तारापीठ से मिलेगा। ये पूरे स्टोरी का बेस यही है। जो व्यक्ति, मोदी जी को भी, या ममता दीदी भी हो, या हेमंत विश्वकर्मा हो अभी असम के मुख्यमंत्री, या आप मुंबई चले जाओ, महाराष्ट्र, या कोई भी राज्य चले जाओ, बिना तंत्र का पॉलिटिक्स संभव नहीं है। आपको चुनाव जीतना है, बेस इसको बनाना पड़ेगा। 10 महाविद्याओं को ये बेस होगी, पब्लिक आपसे भागेंगे नहीं। तो महाविद्या एक एनर्जी दे देती है ना आपको कि लोग आपसे इनवाइट नहीं होंगे।
इन्फ्लुएंस होंगे लोग। हाँ, इनवाइट नहीं होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। अभी आप कहीं जाओ, लोग आपको देखने के बाद आपकी बातों को सुने, आपकी बात को फॉलो करना शुरू कर दे। आप दिन को रात बोलो, रात बोले, तो इसको क्या कहते हैं? ये प्रभाव है महाविद्या का। समझ रहे हो ना? हिप्नोटाइज होता है, हाँ, हो जाते हैं तो लोग। ये पूरा सिस्टम ही कंट्रोल रहती है ना। जब आप महाविद्या में आते हो तो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर देती है। गौरव सर, अभी हम बात कर रहे थे 10 महाविद्याओं के बारे में। आप बता रहे थे कि 10 महाविद्याओं से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कुछ भी। लेकिन उसके लिए सर कभी सेपरेट बात करेंगे कि 10 महाविद्याएं क्या होती हैं, उनकी सिद्धि कैसे प्राप्त करें। ये पूरा गुप्त, आप देखो 10 महाविद्या जो है ना, ये गुप्त विद्या है जी। चीजों को आप जितना गुप्त तरीके से करोगे वो उतना प्रभावशाली होती है। भारत में अभी आप कुछ मुझे ऐसे नेता बता सकते हैं जो स्ट्रांगली हवन, यज्ञ, रत्न, महाविद्या इनका इस्तेमाल करते हैं? ऐसा कौन है जो नहीं करता है? आप मेरे को ये बताओ। राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी भी करते हैं। आपको क्या लगता है? सब लोग कहीं ना कहीं इंगेज है, पर क्या है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे। ये दुख का विषय है। पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। और ये दुख का विषय क्यों है? ये दुख का विषय इसलिए है क्योंकि इतना प्रयास करने के बाद भी वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो दुख का विषय तो होना ही चाहिए। आप विश्वास मानो, मैं राहुल गांधी जी से बहुत मोटिवेट होता हूँ। हाँ। वो व्यक्ति जिसके परिवार के लोगों को मार दिया गया हो, हाँ। वो व्यक्ति जिसके पास अथाह धन है, हाँ। वो व्यक्ति जिसके परिवार ने इस पूरे देश पर राज किया है, और उस सारी चीजें होने के बाद भी उस व्यक्ति को लोग पप्पू बुलाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उन पे मीम्स बनाते हैं, और वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, दुनिया भर की चीजें। देखिए, पॉलिटिक्स का तो एक अलग ही फेज है, वो तो उनका पर्सनल फेज है, ठीक है ना। बचा बात कि उनके परिवार से बहुत सारा शहादत हुआ, पर उसमें आप ये भी तो देखो क्यों हुआ। कुछ तो रीजन रहा होगा। क्यों? इनकी ऐसी क्या कुंडली में समस्या है जो इनके परिवार में लोग मार दिए जाते हैं? ये जीवन में नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। और इनके परिवार में आप देखोगे ना, अब मैं आपको बोलूंगा सीधा तो थोड़ा लगेगा अजीब टाइप का। राहुल गांधी का पता है आपको? राहुल गांधी एक ऐसा फैक्टर है कि जो हो के भी कुछ नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। देश में जीवन में राज नहीं कर पाएंगे। जो बैक पीरियड था वो राज करने वाला, वो खत्म हो गया, अब नहीं संभव है। इसकी कुंडली में राजयोग ही नहीं है। सोने का चम्मच लेके पैदा हो जाने से राजयोग थोड़ी होता है। सही बात है। हाँ, आप मोदी जी को देखो, कहाँ था, क्या स्टेटस है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब बहुत सारा नेता ऐसा आपको मिलेगा, पर इनका तो फैमिली ही बैकग्राउंड ही राजनीति से है, पॉलिटिक्स से है। बट इनके कुंडली में राजयोग नहीं है कि ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कभी जीवन में नहीं बनेंगे। ममता दीदी का डाउनफॉल कब शुरू होगा? ममता दीदी का डाउनफॉल 2031 के बाद। क्या जो शनि अभी स्ट्रांग है वो वीक हो जाएगा, या उनकी 2031 के बाद उनका डाउनफॉल इसलिए शुरू होगा क्योंकि देखिए सारा कनेक्शन शब्द का है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि इस बार बंगाल में रिजल्ट ममता दीदी के फेवर में आएगा, पर उस रिजल्ट को फेवर में लाने के लिए बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत स्ट्रगल है, ठीक है। महाविद्या का भी सहारा लेना पड़ेगा, तंत्र का भरपूर योगदान उनको सहारा लेना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट उनके फेवर में आएगा, क्योंकि आसान नहीं है। आप ये समझो कि बंगाल चुनाव जो है बहुत रस से भरा हुआ रहेगा, बहुत टेंशन होगी, पर एट लास्ट जिसको बोलते हैं ना फाइनल रिजल्ट, वो दीदी के फेवर में आएगा। ये नहीं कि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं पार्टिकुलर कोई, मैं उनको ऐसा नहीं है तृणमूल कांग्रेस को आप सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देखो मैं आपको खुल के बताता हूँ, सपोर्टर तो मैं बीजेपी का हूँ, पर हकीकत को आप छुपा नहीं सकते हो। बीजेपी का डाउनफॉल कब चालू होगा? बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया। आप देखना 2026 घुसने के बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। और कांग्रेस का जो है राइज कब शुरू होगा? कांग्रेस तो राइज करेगी ही नहीं, वो तो खत्म ही हो गई। दिल्ली में जो एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसका राइज कब? उसके लिए आप वेट करो, अभी 5 साल के बाद। दिल्ली सरकार 5 साल के लिए है बस, बीजेपी। हाँ, बीजेपी अगले 5 इयर्स वो नहीं आएगी। रेखा गुप्ता सिंगल 5 इयर्स ही राज करेंगे। बहुत ही पॉपुलर नेता है और मैं उनको पसंद भी करता हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ। उनका तो बात ही मत करो, अगले प्रधानमंत्री हैं वो देश के। आप नहीं, उनको हम भी पसंद करते हैं,
अच्छा, तो उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि आप तो पूरे देश में भ्रमण करते हैं और देश दुनिया के लोगों से संपर्क में है, कि योगी के बारे में लोगों की क्या योगी राय के है? बारे में देखो, 2-3 भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके पॉडकास्ट से। आने वाले समय में जब वो घटनाएं होंगी तो शायद पॉडकास्ट लोगों को याद आए। योगी जी एक टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, एक ही टर्म के लिए बनेंगे, उसी में वो तहलका मचा देंगे। उसी में वो तहलका मचा देंगे। 2027 नरेंद्र मोदी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। अब मैं यदि ये कह दूं कि सत्ता से उतर जाएंगे तो ये गलत होगा ना, पर कुछ ऐसा होगा जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, जिसका कल्पना भी वो नहीं कर सकते हैं, वो होगा। ठीक है। और जब परिवर्तन आएगा तो आप बाबा को ही देखेंगे, योगी बाबा को। तो क्या एस्ट्रोलॉजी में ऐसी पावर है कि किसी नेता की फेक पॉपुलैरिटी को समझा जा सके कि जो पॉपुलैरिटी इसकी बना रखी है सोशल मीडिया पे ही है, ग्राउंड पे इसको कोई वोट नहीं मिलने वाला? अब देखो, मैं आपको इस टॉपिक पे बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये सिर्फ नेता पे लागू नहीं होता, ये दुनिया के हर एक व्यक्ति पे लागू होता है। आपको पता है लग्न कुंडली बहुत मैटर करती है। ठीक है। लग्न कुंडली, जो कुंडली का जो फर्स्ट लग्न कुंडली चार्ट होता है, जिसको हम लोग D1 चार्ट बोलते हैं, जी। बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। D1 चार्ट डिसाइड करती है कि सामने वाला पॉलिटिशियन रियल में है या फेक है। ग्रहों का पोजीशन बताएगा कि ये फेक है। देखो, यदि राहु कुंडली में उच्च का बैठा हुआ है 11th हाउस में, ठीक है, और शनि की दृष्टि जा रही है या शनि भी साथ में बैठा हुआ है, सापित योग बन जाता है। राहु और शनि के मिलने से सापित योग बनता है, पर वो मान लो कि अब तक लेके जाएगा पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, बहुत ऊंचाई होता है। बहुत ऊंचाई होता है। राहु यदि 11th हाउस में ट्रांजैक्ट कर रहा है, 11th हाउस में है लग्न कुंडली में, और उच्च का बैठा हुआ है, अपर लेवल तक लेके जाएगा। नहीं गौरव सर, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ। जब दिल्ली का सीएम रातों रात जेल जा सकता है, सिटिंग सीएम जिसके पास अथाह पावर है, भाई राजधानी के आप मुख्यमंत्री हो, तो कुछ तो आपकी गृह चाल बदली होगी। सारे का आपको पता है। अब मैं आपको, आम आदमी पार्टी का जब चुनाव चल रहा था तो मैं दिल्ली आया हुआ था, तो आम आदमी पार्टी के बहुत सारे पॉलिटिशियन, नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि नाम ले लेना अच्छी बात नहीं है जी। जो अपने कांटेक्ट में है, मैंने उनको डेट वाइज, पार्षद का चुनाव चल रहा था उस समय, मैंने उनको सीट वाइज निकाल के दिया था, यहाँ से आपका ये कैंडिडेट जीतेगा, ये कैंडिडेट हारेगा और आप जेल जाओगे, और एट लास्ट में जेल गए। नाम मैं नहीं लूँगा। केजरीवाल जी की कुंडली में आपने दोबारा जेल योग देखा है? केजरीवाल फिर जेल जाएंगे, थोड़ा वेट करो आप, थोड़ा वेट करो। वो राजनीति ख़त्म हो गया उनका, बैकअप होने में उनको बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि एक बात बताऊं, फैक्ट बात, एक तो वो अपने धर्म को मानता नहीं है, ना ही उस पर बिलीव करता है। बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन वही बन सकता है जिसके साथ तंत्र हो। धर्म को मानना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसके पास ना तंत्र है, ना इसके पास एस्ट्रोलॉजी है। राजनीति में धर्म और जाति का क्या रोल है? राजनीति में धर्म और जाति का ही तो रोल है, और रोल ही किसका है बताओ आप? लेकिन एक तरफ हम अब सेकुलर कंट्री बोलते हैं अपने आप को। सेकुलर कौन है? सिर्फ हिंदू, सनातनी जो है वो सेकुलर है। आप बताओ, क्रिश्चियन में सेकुलरिटी देखे हो आप? मुसलमान में सेकुलरिटी देखे हो आप? कभी नहीं। तो ये अपने में ही है, औरों में नहीं है। ठीक है। एक आम इंसान अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी का यूज कैसे कर सकता है, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। अब मैं इस पे आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जी, जो शायद आपको सुनने में थोड़ा अटपटा भी लगे। आप ये देखो, मैं अपनी लाइफ पे डिस्कस करता हूँ। हर एक दिन अपना गोचर देख के ही निकलता हूँ घर से, जाना है कि नहीं जाना है, करना है कि नहीं करना है। मेरी वाइफ जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तो 14 तारीख को उसको बोला था कि 16 तारीख को केतु ट्रांजैक्ट करेगा, तुम्हारा मिसकैरेज होने का ही होगा। 16 तारीख को 5 बजे भाई उसका मिसकैरेज हो गया। अरे बाप रे। सोचिए, 14 तारीख को मैंने बताया। तो घटना जो घटने वाली है, यदि आप कुंडली को लेके चलते हो और उसके अकॉर्डिंग चलते हो, कुछ भी होगा, फंसोगे नहीं। क्या एस्ट्रोलॉजर के पास वो शक्तियां हैं कि प्रारब्ध को रोक सके? प्रारब्ध को कोई नहीं रोक सकता है, आप उसका उपाय करके उसका असर कम कर सकते हैं। छाता ले सकते हैं, छाता दे सकते हैं, रोक कोई नहीं सकता है। जो कुंडली में जो घटना लिखी है वो घटना घटेगी।
पर अब उसका असर आपके ऊपर 100% होगा या 5% होगा, ये डिसाइड आप कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के प्रारब्ध में ज्यादा पावर है या माँ तारा की प्रारब्ध में ज्यादा देखिए पावर? वहां से तो सारा सिस्टम ही कंट्रोल होता है, इन दोनों का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, और इनका कंपैरिजन आप कर भी नहीं सकते हैं। अब 10 महाविद्य एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है प्लैनेट्स पे, नक्षत्र पे, और माँ तो संसार की माँ है। कोई ऐसा ग्रह है जो माँ से कंट्रोल में नहीं है, उसका नाम ही तारा है, तो पूरा दुनिया उससे कंट्रोल में है। तो कोई है, उग्र देवी के साधना करने से, पूजा करने से एक फायदा ये मिलता है कि आपका प्लैनेट्स कंट्रोल रहेगा। ठीक है, कोई भी प्लैनेट्स आपको गलत रिजल्ट नहीं देगा। बंगाल चुनाव जो है इस बार उम्मीदों से जीता जाएगा या सिर्फ लक से जीता जाएगा? बंगाल चुनाव इस बार एस्ट्रोलॉजी और तंत्र के मिश्रण से जीता जाएगा। सही समय पे यदि मोदी जी समझ गए तो फायदा, नहीं तो नुकसान। मोदी जी के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट कौन सा है अभी? सही बात बोलूं, मोदी जी का सारा प्लेनेट ही स्ट्रॉन्ग है, पर अभी उसका शनि खराब चल रहा है, ठीक, और राहु भी खराब चल रहा है, इसलिए वो भ्रमित भी हैं और पब्लिक से उनका कोऑर्डिनेशन भी खराब हो रहा है। आप नोटिस करो, देखो ये यूजीसी वाला बिल निकला, इसको लेके कितना बड़ा ये जातिवाद का आज से 5 साल मुद्दा बन गया। 5 साल पहले आप क्या कहते थे, हिंदू और मुस्लिम, अभी आप क्या कर रहे हो, हिंदू को ही तोड़ रहे हो। तो आपका भी 7.5 शुरू हो गया है, आपका भी बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। कटोगे तो बटोगे, एक तरफ आप कर रहे हो। तो आप सोचो कि स्टेटमेंट क्यों चेंज हो रहा है। शुरू में मैंने आपको, जब पॉडकास्ट अपना शुरू हुआ था, मैंने बोला था आपको कि प्लेनेट जैसा करवाएगा वैसा ही करेगा। इनका ग्रह कंडीशन खराब चल रहा है, 27 में देखना आप। क्या एस्ट्रोलॉजी 100% एक्यूरेट हो सकती है? 99%। 1% गुंजाइश रहती है? 1% देखो, आप किसी को यदि डायरेक्ट कह दो कि आप कल मरने वाले हो, तो ये गलत है ना। आप ये बोल सकते हो कि आपका कल समय अच्छा नहीं रहेगा, हो सकता है आपके साथ कोई बड़ा घटना हो जाए, दुखद। जब तो कोई बड़ा हादसा होता है, कोई बड़ा प्लेन क्रैश होता है या कोई बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट होता है, अभी फिर होगा 27 अप्रैल के बाद 22 जून तक, देख लेना आप। हाँ, अग्निकांड भी होगा, बड़ा अग्निकांड होगा इंडिया में। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि जब आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है, प्लेन से सफ़र नहीं करता हूँ, ट्रेन से सफ़र करता हूँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ आपको। अभी भी देखो, फर्स्ट एसी का टिकट बुक मिलेगा आपको, बंद कर दिया हूँ प्लेन से सफ़र, नहीं करता। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। मेरे को पता है कुछ होने वाला नहीं है अपने को, पर समस्या आ सकती है। जब मैं दूसरे को बता रहा हूँ तो मैं खुद पे भी तो लागू करूँगा ना। ठीक है। क्या आपने कभी किसी ऐसे गुरु से मिले हैं जिन्होंने प्रेडिक्शन को ही बदल दिया हो? हमारे गुरुदेव तारकनाथ भैरव, प्रेडिक्शन बदली है उन्होंने। बात ही निराला, उनका बात ही था निराला। शब्द नहीं है अपने पास कि क्या ही बोलूं उनके बारे में। मेरे विवाह का प्रेडिक्शन करने वाले वही थे। नहीं तो आपको लगता था कि मेरा कभी विवाह होगा ही नहीं? नहीं, मैं विवाह ही नहीं करना चाहता था। अच्छा। पूरा सिस्टम मैं माँ के प्रति समर्पित कर रखा था। माँ परेशान थी, बहुत सारा रिश्ता आया, माँ चाहती थी विवाह कर ले, पर सबको नेगलेक्ट कर दिया। पर 2022 के अमावस्या, भादो का अमावस्या चल रहा था, सितंबर में तारापीठ में हम लोग बैठे हुए थे, हवन चल रहा था। मैं आपको दिखाऊंगा, सारा सिस्टम है अपने पास, क्लिप वगैरह है। उसी क्लिप में उन्होंने बोला था कि नवंबर में तुम्हारी पत्नी तुमको मिल जाएगी, और वैसा ही हुआ। कहाँ मिलेगी? उत्तराखंड में। इतना तक उन्होंने बोला था, जा बेटा, बेटी होगी पर तेरी बेटी को मैं देख नहीं पाऊंगा। आज भी वो आह्वान करूंगा उनको तो वो आते हैं। कोई भी काम करने बैठता हो या महाविद्या का अनुष्ठान शुरू होता है, सबसे पहले गुरु को आह्वान करता हूँ, और वो आते हैं, क्योंकि उनको जलाया नहीं गया था ना। अच्छा। वो समाधि लिए थे ना, भूमि समाधि, तो जमीन के अंदर दफना दिया गया था। ठीक है। समाधि लेने के एक दिन पहले गुरुजी ने फोन किया था कि कल तू आ जाना सुबह। ठीक है। सुबह तक पहुंच जाना। शाम में करीबन 3-4 बजे उन्होंने कॉल किया, सारा ट्रेन अवेलेबल नहीं, सीट अवेलेबल नहीं, आप करूँ तो करूँ क्या? गाड़ी रिजर्व किया, फिर गाड़ी एक रिजर्व की, मतलब अपने ही सर्किल का ही गाड़ी था, उस गाड़ी को रिजर्व करके सीधा कलकत्ता पहुंचा।
जितना सारा उनका अस्त्र शस्त्र था, जो भी चीज़ था, सारा चीज़ हमको हैंड ओवर की है वो। 40-45 शिष्य था उनका। 45 शिष्य में मेरे गुरुजी का सारा चीज़ मेरे पास ही है, सब कुछ A से लेके Z तक। तो क्या जाते जाते कोई आपको मंत्र दे के गए? वो जाते जाते सब कुछ दे के गए। जिस चीज़ के लिए बड़े बड़े लोग उनके पास हाथ फैलाए रहते थे, सब कुछ दे के चले गए। उनका सारा मंत्र का पूरा स्टॉक मेरे पास है। उनके स्टॉक में ऐसा कोई मंत्र नहीं था। आप ये समझो ना, षष्टक्रम का नाम सुने होंगे आप, जिसमें हम लोग कहते हैं मारन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन और विद्वेषण। इस 6 क्रिया में गुरुदेव महारत हासिल करवा दी है आपको। हाँ, और गारंटी है, कितना भी बड़ा तांत्रिक है कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। लाइव कभी भी लोग कहते हैं ना कि ये खिला दो वो उसके बस में हो जाएगा, कुछ नहीं है ऐसा। कोई मेरे को खिला के अपने बस में करे, या हिप्नोटाइज बहुत सारे हिप्नोटाइज़र हैं, सम्मोहन जिसको कहते हैं हम लोग, सम्मोहन करके दिखाए, मान जाएंगे, कुछ नहीं चलेगा अपने ऊपर। अभी चाय पिलाई हमने आपको। हाँ, आपने मुझे चाय पिलाई, सम्मोहित नहीं किया है क्या? वो नहीं चलेगा ना, क्योंकि सच पूछो तो गुरु जी के साथ जो संबंध रहा मेरा, जो समय मैंने उनके साथ काटा, ईयर क्या बताऊं, ये समझो कि अच्छा दिन मैं शमशान में रहा, मार्गदर्शन में रहता था। वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे, तो मैं तारापीठ रहता था शमशान में, फ़ोन से डिकोड होता था, ये चीज़ ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करो। वो आते भी थे, हर वीक आते थे मेरे पास, मैं भी जाता था उनके पास। सारा सिद्धि वगैरह सब वही करवाया हमको, माँ तारा का। महाविद्या अनुष्ठान के बारे में भी उन्होंने ही सिखाया। 10 महाविद्या में द्वितीय महाविद्या मेरी माँ, बाकी सब मेरी मौसी। ऐसा है। बस द्वितीय महाविद्या माँ तारा मेरी माँ है, बाकी सब मेरी मौसी है। किसी को माँ नहीं बोलता, सबको मासी ही बोलता हूँ। सबको मौसी। हाँ, तो वो माँ जब मेरी माँ ही है तो फिर उसका बात ही क्या करना। उसके गोद में बैठूं, उठूं, कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, उसको वो अपने पूजा को स्वीकार करेगी। बाकी ये 10 महाविद्या का डीप नॉलेज भी देने वाले वही थे, एस्ट्रोलॉजी का डीप नॉलेज भी देने वाले वही थे। और आज तक उनका प्रेडिक्शन, उनका थूका हुआ जो चाटा, उनका कैंसर ठीक हो गया है सर, मैंने अपने नज़र से देखा है। क्या बात कर रहे हो? रियलिटी बता रहा हूँ आपको, फैक्ट बता रहा हूँ। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं सर, महाविद्याओं पर। गौरव सर एक दिन पूरा पॉडकास्ट करेंगे, हर महाविद्याओं को मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि किस महाविद्या में किस टाइप की पूजा होती है, कैसे होती है, क्या विधि होती है, किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दोस्तों आपके लिए हम उस पर पूरा एक सेशन बनाएंगे ताकि आप महाविद्याओं के बारे में गौरव सर से समझ पाएँ। और अगर कोई भी व्यूअर किसी भी तरीके की समस्या चल रही है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 10 महाविद्याओं के थ्रू, अगर आप अपना सॉल्यूशन चाहते हैं अपनी लाइफ में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम का, क्योंकि असीम शक्ति है, असीम। लेकिन किस महाविद्या से किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व होती है सर, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा मुझे पता है कि जितने राजनीति के लोग हैं या जिन पर कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं वो बगलामुखी जाते हैं, ये मुझे अच्छे से जानकारी। मैं आपको बताता हूँ, बगलामुखी, धूमावती, माँ बगलामुखी, धूमावती, महाकाली और माँ तारा और छिन्नमस्तिके, ये उग्र देवियाँ हैं। ठीक है। आपको कोर्ट केस हो, दुश्मन बहुत ज़्यादा लग गया हो, या घर में कोई हो जो घर का भेदी लंका डाए, जो आपको पूरा परेशान कर दिया हो, या आपका बाहर वाला कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा हो, या आप ये समझो कि आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, मतलब ऐसी स्थिति हो गई है कि अब आप आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं अपना सकते, आप इस सेक्टर में आ जाओ। ठीक है। यहाँ से आपको मेंटली बैलेंस मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है पता है आपको? मेंटली बैलेंस। आप यदि आपका दिमाग शांत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मानते हो कि नहीं इस बात को? सत्य है, रियलिटी यही है। इसीलिए सबसे कुंडली में सबसे मजबूत प्लैनेट यदि मैं किसी को मानता हूँ तो वो चंद्रमा है। खराब है मतलब मन अस्थिर नहीं रहेगा, कंफ्यूजन लगा रहेगा। मैं भी सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट जो है चंद्रमा को ही मानता हूँ। हाँ, यदि वो मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है, आप ये समझो। बाकी चीज़ों को सही किया जा सकता है। और यदि कोई ये कहते हैं कि उपाय काम नहीं करता है, उपाय काम करता है, 100% नहीं करता है। यदि रियलिटी बात पूछूं तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मंत्र होता है, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कुछ नहीं होता है। ठीक है। आपको शनि का उपाय करना है, आप कुछ मत करो, एक माला जाप करो, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिचराय नमः, कुछ मत करो, आप इसको करके देखो,
मंत्र का जो वाइब्रेशन है ना वो पूरे बॉडी को एनर्जेटिक कर देता है। उससे ज़्यादा शक्ति किसी में नहीं है। बाकी उपाय वगैरह हैं, ऐसा नहीं है कि वो जीरो है, रिजल्ट देगा 30 से 40%। स्टोन तो मैं किसी को प्रीफर ही नहीं करता हूँ, क्योंकि आप देखोगे ना अभी कलयुग चल रहा है, आप भी जान रहे हो, अभी लोगों का रहन सहन पूरा डिस्टर्ब चल रहा है जी। स्टोन का मतलब हो गया कि आप जिस प्लैनेट से रिलेटेड स्टोन पहन रहे हो, आप उसके नक्षत्र में उस स्टोन को धारण करो, उसके दिन में, उसके नक्षत्र में, परफेक्ट टाइमिंग। आज के डेट में कोई नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो नक्षत्र खोजेंगे, देखेंगे, आज नहीं 10 दिन के बाद मिला, आधे घंटे के लिए आ रहा है और उसमें धारण करना चाहिए। तो आप जब उसको परफेक्ट तरीके से नहीं करोगे तो रिजल्ट थोड़ी देगा, वो आपको नहीं देगा। समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ। तो मतलब सारा चीज़ एक बैलेंस शीट है, सारा चीज़ बैलेंस रहेगा तो फ़ायदा करेगा, अनबैलेंस होगा काम नहीं करेगा। और बची बात बंगाल चुनाव, तो सच पूछो तो सच बात बताऊं आपको तो बंगाल चुनाव में तंत्र चलेगा। बंगाल चुनाव की सबसे बड़ी जो ऊर्जा होगी वो कहाँ से आएगी? वो तंत्र से आएगी, तंत्र से आएगी 100%। आप समझो ना बात को, बंगाल को काला जादू का बादशाह बोला जाता है, आप समझो बात को, तंत्र का बादशाह बोला जाता है। लोग, मैंने बहुत के मुंह से सुना मेयोंग में बहुत जादू होता है, बहुत टोना होता है, कुछ नहीं होता है भाई साहब। रियलिटी बात बता रहा हूँ, पहले का जमाना बदल गया। आप मेयोंग का नाम सुने होंगे? हाँ सुना है। सुना है? कभी गए तो नहीं होंगे? सर गए। मैं बहुत बार जा चुका हूँ, बहुत बार, गिनती नहीं है मेरे को। वहाँ से एक आचार्य सोम में है, वो आते हैं हमारे यहाँ पर। अच्छा। हाँ, वो भी 10 महाविद्याओं पर काम करते हैं। आप देखना, आप उनसे पूछना, हिडिंबा की राजधानी, घटोत्कच की राजधानी है वो, जड़ी बूटी का भंडार है वो, लोग उसको बना दिए हैं क्या तो काला जादू का बहुत बड़ा किला है। अरे भाई ऐसा नहीं है, आप जाकर देखो वहाँ, बहुत नज़दीक से उसको मैंने रीड किया है मेयोंग को। नाम मेरे मतलब क्या कि जवान पर नहीं आ रहा है। मेयोंग के एक एस्ट्रोलॉजर हैं, करीबन उम्र उनका होता होगा अभी 95 साल, 90 से 95 साल। गणना आप उनकी जाकर देखो, परफेक्ट मिलेगी। पर तंत्र से रिलेटेड कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, जड़ी बूटी से रिलेटेड। मेयोंग जो है जड़ी बूटी के लिए फेमस है। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में सुना, बहुत सारे रील में सुना, मैंने तो बागेश्वर बाबा को भी बोलते सुना कि जाके मेयोंग देखना, बहुत जादू होता है, ये है वो है। अरे कुछ नहीं है रे बाबा, आप जाके देखो एक बार मेयोंग। घटोत्कच की राजधानी है, जड़ी बूटी का खजाना है, हर एक क्रिया के लिए जड़ी बूटी आपको वहाँ मिल जाएगी। लेकिन मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि भारत में कोई भी ऐसा तांत्रिक या बाबा या पुजारी या एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करे, और वो भी तंत्र को यूज नहीं 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 नहीं, ये आप करोगे तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा ना। तंत्र का देखो, एक बात बता, माता चाहती ही नहीं है कि आपका किसी का होगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। यदि कोई बोलते हैं ना कि मैं इस पे मारण क्रिया कर दूं, बताओ मेरे ऊपर मारण क्रिया करके दिखाओ, देखें कितना बड़ा शक्ति है तुम्हारे पास, नहीं चलेगा। उच्चाटन, वशीकरण, संमोहन, कुछ भी करके दिखाओ, नहीं चलेगा। कोई भी तंत्र साफ नियत से सही उद्देश्य के लिए किया जाता है। सही बात। उसका आप गलत इस्तेमाल करोगे तो वो खुद के लिए नुकसान करेगा, आपको नुकसान करेगा। और तंत्र को क्या है ना, तंत्र को लेके लोग को मन में गलत फहमी बैठ गई है। तंत्र का इस्तेमाल देखना है तो बंगाल का चुनाव देखना आप, तंत्र का सही इस्तेमाल बंगाल के चुनाव में होगा। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों का दिमाग काम करना बंद कर देगा बंगाल चुनाव में। नहीं तो बोलो मैं लिख के रिटर्न जाता हूँ। नहीं सर, हम आपकी बात मान रहे हैं गौरव सर, और ये 100% होगा, इसको कोई नहीं बदल सकता है, ना हम ना आप। उनका जादू नहीं चलेगा बंगाल में, क्योंकि जादूगर की नगरी में किसी का, वहाँ तो ऑलरेडी वहाँ एक से एक जादूगर है, तुम्हारा जादू क्या चलेगा बताओ? सही बात। क्या तो वहाँ मोदी जी और शाह जी का राजनीति बंगाल में काम नहीं करेगा। हाँ, 31 के बाद सरकार बन जाए, उसके बारे में अभी डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं बनता है, बिल्कुल। क्या, पर अभी प्रेजेंट में कोई मतलब नहीं बनता है, सरकार नहीं बनेगी, ये 100% श्योर हूँ। जिधर लिखवाना चाहते हो लिखवा लो आप। तो हम और जो भी एस्ट्रोलॉजर यदि ये भविष्यवाणी किए हैं तो भाई उसको चैलेंज है कि यदि ये भविष्यवाणी गलत हो गया तो जो बोलोगे वो करेंगे। अगर ये भविष्यवाणी गलत होगी तो एस्ट्रोलॉजी छोड़ देंगे।
किसी को नहीं देखेंगे। चलो, इतनी बड़ी बात बोल दी है गौरव सर ने अपने पॉडकास्ट में कि अगर बंगाल चुनाव में ममता दीदी चुनाव हार गई तो एस्ट्रोलॉजी छोड़ देंगे, नहीं, ये फील्ड ही छोड़ देंगे, फील्ड ही छोड़ देंगे। तो अब ये थोड़े दिनों में चुनाव है ही, आपको रिजल्ट आएगा तो हम ये रीलें दोबारा से चलाएंगे, इस पॉडकास्ट को फिर से लोगों को दिखाएंगे। और अगर चुनाव जीत जाती है, वैसे तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ममता दीदी ही चुनाव जीतेंगी। बाकी सभी को शुभकामनाएं हमारी, मोदी जी को, अमित शाह जी को भी और ममता दीदी को भी, जो भी चुनाव जीते। मैं तो कह रहा हूँ बंगाल में राजनीति अच्छे से करें, देश का विकास करें, लोगों के अंदर रोजगार मिले, उनको भरपेट खाना मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको सुख सुविधाएं मिले और थोड़ा करप्शन कम हो जाए। बस अपनी सभी से यही गुजारिश है। देखो साहब, करप्शन तो कम होने वाला नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक सब लोग करप्ट हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी हो। जो चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती है उस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। क्या गलत बोल रहा हूँ? सही बात। पर सरकार बंगाल में ममता दीदी की बनेगी, ये दोनों देखते रह जाएंगे और वो खेला करके निकल जाएंगे, जैसे पिछले बार किया था। ठीक है, ये रिजल्ट है बंगाल चुनाव का। बाकी अगर आप गौरव सर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर उनका नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल, आप कनेक्ट कर सकते हैं। गौरव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। जी धन्यवाद। बंगाल चुनाव पर आपने जो अपनी भविष्यवाणी दी है, हम उस पर जो मतलब जिस दिन बंगाल का चुनाव आ रहा होगा, मैं चुनाव के साथ ये पॉडकास्ट भी देख रहा हूँ और जरूर, जरूर। शायद हमारी जनता भी इन बातों को, देखो चुनाव किसी का भी हो, राजनीति किसी भी हो, आपको अपना भी ध्यान रखना, अपने परिवार का भी ध्यान रखना। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो आप गौरव सर से कनेक्ट जरूर करिएगा। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, किसी भी तरीके की समस्या के लिए बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। बाकी साउथ एक्स में ऑफिस है, बिहार भागलपुर में ऑफिस है, कलकत्ता भी बैठते हैं और आप कॉल पर भी डिस्कनेक्ट आप भारत के किसी भी कोने से संपर्क कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में कोई कुछ भी अच्छा लगा हो या कोई भी आपकी समस्या चल रही हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, आपने तो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राधे राधे सभी।